मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक विथ मी। दिस इज राजन रॉय और आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सेलेक्ट करके लाया हूं गेट थ्रू क्वेश्चंस जीटीक्यू में, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी मशीन से, और डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन दो पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो डीसी मशीन में अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a DC shunt motor is running off a 220 volt supply taking an armature current of 15 ampere. ठीक है, that is given. The resistance of the armature circuit is given and calculate the value of the back EMF if the flux was suddenly reduced by 10%. अच्छा ठीक है, to what value will the armature current increases momentarily? अब पॉइंट यहां पे ये है कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, मान लीजिए सपोज देयर इज ए सिंपल क्वेश्चन, राइट, तो फिर तो कुछ नहीं था इसमें सर, ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हमने सॉल्व किए हैं। बट इस क्वेश्चन में पॉइंट ये है, क्या लिखा है, मोमेंटरली, राइट, मोमेंटरली। तो अगर मान लीजिए मोमेंटरली ये वैल्यू गिवन है कि मोमेंटरली ऐसा हो रहा है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके फाइन। तो मान लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रीट करेंगे हम वैसे ही, बट ये मोमेंटरली का मतलब क्या है यहाँ पे? तो मोमेंटरली का मतलब ये है कि उस मोमेंट पे जैसे ही हमने सपोज सडनली रिड्यूस किया 10%, राइट, करेक्ट, तो मोमेंटरली क्या इंपैक्ट आएगा, उस मोमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो दैट मींस मोमेंटरली का मतलब ये है कि स्पीड रिमेन्स सेम, राइट, उस मूवमेंट पे, करेक्ट, ड्यू टू इनर्सिया स्पीड क्या होगा, सेम रहेगा। और अगर स्पीड सेम रहता है, करेक्ट, तो क्या होगा वो हम देखेंगे। बट एनीवे, डीसी मशीन का क्वेश्चन है, जस्ट यू ऑलरेडी नो दैट ईबी इज इक्वल टू के फाई ओमेगा, जहां से हम रिलेशन लाते हैं ईबी प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन। And as here speed remains same because momentarily पूछा गया है, तो we will write here EB proportional to phi, right? Speed क्या लेंगे हम लोग इधर, constant. That is the main point of this question. Clear? अच्छा, दूसरा torque is equal to K phi IA, but torque here not needed. Okay, fine. Now अब आ जाइए 15 एम्पियर ले रहा है, हाँ जी, तो ईबी वगैरह कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी, चलिए कैलकुलेट करते हैं। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट। सो टेल मी, इन प्रीवियस कंडीशन जब वो 15 एम्पियर ले रहा था, व्हाट इज ईबी, और ईबी 1 कह लीजिए, दैट इज 220 माइनस, आई हैव दैट कैलकुलेटेड वैल्यू, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट, राइट, पैरेलली, माइनस 15 इंटू 0.8, राइट, वी माइनस आई ए आर ए, राइट। तो हाउ मच इट इज 208 volt. This is your EB value. अच्छा sir. Now the point is EB proportional to pi because n remains constant. So can I write here EB1 upon EB2 is equal to phi 1 by phi 2. हाँ sir, वहां देख लो रिलेशन। Yes sir. So tell me one thing. EB1 is 208 divided by EB2, right? EB2, and that is equal to phi 1 by what is phi 2? तो reduced by 10%. reduced by 10% का मतलब क्या होगा? phi 2 is equal to 0.951, right? तो can I write here what is phi 2? 0.9 into phi 1, correct? So from here phi 1 will get cancelled. So from here we are able to calculate EB2. कितना आ रहा है EB2? 187.2 volt. This is your EB2. Now they are asking if the flux was suddenly reduced by 10%, to what value will the armature current increase? So for this EB2 we need to calculate the armature current, right? चलिए जी, आर्मेचर EB2 भी आ गया, बैक ईएमएफ पूछ रहा था, वो हो गया। अब आर्मेचर करंट, तो व्हाट इज आर्मेचर करंट? V minus EB by RA, राइट। तो व्हाट इज आर्मेचर करंट? आई एम राइटिंग हियर ओनली V, कितना था, 220 माइनस EB, दैट इज 187.2 अपॉन व्हाट इज RA, दैट इज 0.8. सो हाउ मच इट इज? 41 ampere. This is your second answer.
तो इन दिस क्वेश्चन टू थिंग्स आर देयर जो कि हमने कैलकुलेट किया। ये रिलेशन ऑलरेडी यू नो दैट, जो आप जानते हैं। बस इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि सपोज दे विल गिव दिस टर्म मोमेंटरली या कुछ ऐसा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग कि मोमेंटरली ड्यू टू इनर्शिया सडनली स्पीड विल नॉट चेंज। करेक्ट। तो सर फिर स्पीड कब चेंज होता है? एक्चुअली क्या होता है, सी हियर, ईवी चेंज ना, यस सर ईवी चेंज। सो नाउ द पावर डेवलप्ड, करेक्ट, power gener because electrical torque, mechanical torque, both are opposite to each other, yes sir. So now the power develop will reduce, and because of that again later speed will reduce. क्लियर है? अच्छा चलिए जी, तो फिर इसको आप लिखेंगे, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप लिख सकते हैं। ओके, now come to this question. The speed of a 500 volt DC shunt motor is raised from 700 rpm to 1000 rpm. अच्छा सर, स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है, बाय फील्ड वीकनिंग, यानी कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड होगा। अच्छा, ऑफ कोर्स फील्ड वीकनिंग, फील्ड वीक करेंगे तभी तो स्पीड बढ़ता है, राइट? ईबी प्रोपोर्शनल टू या स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/5। ओके, द टोटल टॉर्क रिमेनिंग अनचेंज्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है टॉर्क क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। द आर्मेचर एंड फील्ड रेसिस्टेंसेस आर 0.8 ओम एंड 750 ओम, वो भी दिया है रिस्पेक्टिवली। एंड द करंट एट द लोअर स्पीड इज 12 एम्पियर। जब वो 700 आरपीएम पे था, देन द करंट वाज 12 एम्पियर। यही है ना क्वेश्चन? यस सर। ओके फाइन, कैलकुलेट द एडिशनल शंट फील्ड रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड assuming the magnetic circuit to be unsaturated, neglect all losses। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि कितना शंट फील्ड रेसिस्टेंस ऐड किया होगा ताकि फ्लक्स रिड्यूस हुआ, और फ्लक्स, बिकॉज फ्लक्स रिड्यूसेस तो स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 700 टू दैट 1000 आरपीएम। कैसे अप्रोच कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं आपको, डीसी मशीन कुछ भी ऐसा बोला है, स्पीड बढ़ गया, घट गया, टॉर्क ये था, वगैरह वगैरह, two equations, right? What are those two equations? Can I write here? EB is equal to K phi Ia and torque is equal to, oh sorry, EB is equal to K phi omega, torque is equal to K phi Ia, right? Only two equations are sufficient. So here actually they have mentioned that the torque remains unchanged. तो इसका भी यूज हो सकता है। Can I write here? Torque proportional to phi into Ia? Yes sir, and that is constant. तो क्या लिखूं? phi1 Ia1 is equal to phi2 Ia2। क्लियर? हाँ जी सर। सो एक रिलेशन ये है जो रिलेशन का हम आगे चल करके यूज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। अच्छा सर, अब आ जाइए, बिकॉज स्पीड कंट्रोल का क्वेश्चन है, स्पीड इज गोइंग टू चेंज, यस, तो क्या लिखोगे सर? ईबी वाला रिलेशन सर, ऑफ कोर्स। तो ईबी इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन, यस सर, बिल्कुल सर। तो क्यों ना हम दोनों केस में ईबी लिख लें, मतलब EB1 प्रोपोर्शनल टू फाई 1 इंटू 700, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और EB2 प्रोपोर्शनल टू फाई 2 इंटू 1000। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा? नहीं सर। उधर टॉर्क वाला रिलेशन यूज करके ये लिख लिया, कोई डाउट नहीं है? नो सर, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू अप्लाई सम कॉन्सेप्ट, because right, the data is given like that only. Okay fine, yes sir. So now the point is see, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, बेसिकली देखा जाए तो यहां जो फ्लक्स है ना, दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है? मैग्नेटिक सर्किट टू बी अनसेचुरेटेड। इसका, इस लाइन का मतलब क्या है? इफ द मैग्नेटिक सर्किट इज अनसेचुरेटेड, इट मींस फाई इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट, राइट सर। तो अगर मान लीजिए फाई इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट मैं लिखूं, राइट, तो कैन आई राइट द सेम थिंग दैट IF1 into IA1 is equal to IF2 into IA2? हाँ सर, क्यों नहीं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कैन आई राइट फ्रॉम हियर दैट IF1 अपॉन IF2, देखो तो IF1 by IF2 is equal to IA2 अपॉन IA1।
हाँ सर, ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्योंकि हम इसका यूज कर सकते हैं राइट इन दिस रिलेशन ऑल्सो। ओके सर, तो चलो आगे बढ़ते हैं। What is EV1? Sir, V minus IA1 into RA. What was your V? Sir, 500 minus what is your IA1? That is given na. Current at the lower speed is 12 ampere, right? So 12 into 0.8 divided by 500 minus second current we don't know, right, into this. Okay, fine. That is equal to ratio of these two, phi 1 by phi 2, phi 1 per phi proportional to IF. तो can I write IF1 by IF2? Yes sir. और IF1 by IF2 क्या होता है? IA2 by IA1? Yes sir. तो can I write IA2 by IA1? IA1 how much? IA1 is given as 12 ampere upon 12 into 700 by 1000. ठीक है, तो नाउ सी इन दिस इक्वेशन ओनली वन अननोन इज देयर। सर व्हाट इज दैट अननोन? IA2। तो चलिए उसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक वगैरह मिलेगा आपको सॉल्व करके। सपोज क्वाड्रेटिक से IA2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दो वैल्यू आएगा, उसमें जो हायर बहुत ज्यादा ह्यूज करंट आएगा वी कैन इग्नोर दैट, तो स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, दैट इज IA2 इज इक्वल टू 17 पॉइंट हाउ मच 29 ampere. So this is your IA2 means the current when the speed was 1000 RPM. कितना सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, दो रिलेशन व्हाट वी हैव, EB is equal to K phi omega, torque is equal to K phi IA. So EB proportional to phi into N. From here we can write, दो बार EB का इक्वेशन लिखा दोनों कंडीशन में। The concept what I am using here is phi1 by phi2 is equal to IF1 by IF2 and IF1 को हमने IA से रिलेट कर लिया राइट, इधर से इस रिलेशन से टॉर्क रिमेनिंग कांस्टेंट से वो यूज करके फाइनली हमने वी हैव कैलकुलेटेड IA2। अब जब IA2 आ गया राइट, तो एडिशनल शंट फील्ड रेसिस्टेंस वो पूछ रहा है, तो बस कैलकुलेट कर दीजिए, सीधा सीधा लिख दीजिए, बिकॉज यू नो ऑलरेडी ना दैट करंट। यस सर, तो सपोज IA2 आ गया, तो फ्रॉम हियर टेल मी व्हाट इज दिस फील्ड करंट। अच्छा सर, so first of all tell me, you can write down this first of all, then I will again just erase it. Please write down, if you are interested please write down. Okay fine. अच्छा, now just I am going to clean this. चलिए अब फिर से क्या करेंगे, when already we have calculated right IA2, so first of all tell me what is IF1. Sir, IF1 is equal to voltage by that resistance. Okay fine, so what was voltage? 500 upon that 750, that is given na, right, 750 ohm. So this is your 0.667 ohm. Now tell me if IA2 we know, what was the relation? IA2 by IA1 is equal to IF1 by IF2, right? Okay, so from here just by putting all those value means IA2, IA1, IF1, correct, we are able to calculate IF2. So just I am writing once here, no problem. So what is your IF2? IF2 is equal to that IF1 into IA1 upon IA2, right? So what is your IF2 then? IF2 is equal to IF1 is our 0.667 into what is IA1, that IA1 is 12 upon what is your IA2 we have calculated right now. Yes sir, that IA2 what we have calculated 17.29. So this value will be 0.4627, right, ये ampere है, right? Okay fine, so this is your IF2. Now tell me again that KVL. So what is IF2? That is equal to the voltage divided by
what was the field resistance? 750 plus R external, whatever we have applied. Because we know that, suppose this is your field resistance, some external resistance is connected. Voltage already we know. What is this voltage? That is the supply voltage. How much it is? 500 volt, right? So this is your 500 volt voltage. तो अब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे. हाँ जी सर. So what is your R external? That R external is how much? 330.6 ohm. So this is your answer. Okay, fine. So please, if you are interested, please write down. Okay. Now come to the next question. Okay, here a DC series motor runs at 500 RPM on a certain load. Calculate the resistance of a diverter required to raise the speed to 650 RPM. First of all, see what is diverter. So diverter is basically in DC series motor, right, or series machine. This is your field winding which is connected to machine. Yes, sir. So here we connect a diverter resistance. This is called as a diverter resistance, which is variable. So by varying this diverter resistance, we can divert this current. Okay, fine. So means whatever current is flowing in the field winding, that is some of the current is diverted from here, और वो diverter resistance से flow होकर के फिर आर्मेचर में फाइनली दोनों करंट जा रहा है. राइट? इतनी बात समझ गए होंगे आप. राइट. So this is your field current, field resistance. Already you know that, but still, okay, fine. So this is your series machine. मोटर है, ठीक है. Then diverter required to raise the speed to 650 RPM with the same load current. तो यानी कि पहले कितना था? 500 RPM. Now you have to increase it to 650 RPM. सीधी सी बात है. डाइवर्टर रेजिस्टेंस जैसे ही होगा, कुछ करंट उधर जाएगा तो इधर से करंट फ्लो होना कम होगा. करंट फ्लो कम होगा तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा. राइट? एज फ्लक्स रिड्यूसेस, स्पीड इंक्रीजेस. तो 650 आरपीएम पहुंच गया. किधर से? 500 आरपीएम से. विद द सेम लोड करंट. लोड करंट सेम है. ओके, फाइन. Given that the series field resistance is this much and the field is unsaturated. ठीक है जी. Unsaturated, whenever it is written, it means flux is proportional to current. That is linear BH curve. Okay, sir. Assume the resistance drop in the field and armature circuit to be negligible. इसको निग्लेक्ट किया है. अब जब भी ये दिया रहे कि रेसिस्टेंस ड्रॉप जो होगा वो निग्लिजिबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है. करेक्ट? क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज ऑफ दिस लाइन. करेक्ट? राइट? दिस रेसिस्टेंस लिखा है ना. एज्यूम द रेसिस्टेंस या ओमिक ड्रॉप फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट टू बी निग्लिजिबल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसका मतलब ये हो जाता है कि यू कैन राइट EB ऑलमोस्ट इक्वल टू V. And as V is constant, because we are not going to change voltage, and hence, right? EB1 almost equal to EB2 almost equal to V. यानी कि EB will remain same. That is the key point of this line. ठीक है? इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा था. बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है. राइट? I hope this line you are getting my point. Because EB proportional to V and V is constant, so EB1 EB2 भी कांस्टेंट रहेगा. दैट इज इक्वल टू V. अच्छा, चलिए अब अगेन स्पीड कंट्रोल. तो EB प्रोपोर्शनल टू phi n, ये तो लिख लोगे फटाफट. यस सर. सो नाउ कैन आई राइट EB1 अपॉन EB2 इज इक्वल टू phi 1 by phi 2 into N1 by N2. Yes, what is EB1 by EB2? That is 1. That ratio is 1. Okay. Now what is phi 1 by phi 2? Sir, it is not given. We need to calculate into N1 and 2. That is 500 and how much? 650. So 500 by 650. So what is phi 1 phi 2 ratio? That ratio will be 650 by 500, 1.3. Already I have this calculated value. You can also calculate parallelly with me. Okay. So now as field is unsaturated, correct? So can I write phi proportional to IF? Right.
So the same ratio can be written as IF1 by IF2 is equal to 1.3. So from here, can I write IF1 by IF2 is equal to 1.3? Very simple. ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है जी। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन में कि डाइवर्टर रेसिस्टेंस हमने ऐड किया तो उससे क्या होगा। अच्छा जी, तो ओके, नाउ सी हियर, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी in this diverter resistance, suppose this is the field resistance, this is the diverter resistance, and current through diverter is id, current through this is if, suppose, and total current is I armature. So in terms of I armature, divide it in parallel circuit. Already you know the division. Yes sir. So if I want to write correct, what is if2? So this current, ये कितना हो जाएगा IF2? तो ऑफ कोर्स दिस रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस इनटू IA होता है ना। यस सर। तो नाउ कैन आई राइट दैट फ्रॉम हियर ओनली आई एम राइटिंग, कैन आई राइट IF2 सेकंड केस में फील्ड करंट, राइट, डाइवर्टर रेसिस्टेंस के बाद, राइट, इज इक्वल टू RD अपॉन RD प्लस RA इज गिवन ना। यस, so that is 0.05. That series field resistance is given, right? I am going to divide current between these two. Simple formula, into IA, right? Or IA2 you can say. Okay, fine. Suppose this is equation number 1, because we have to use this relation with the given relation. Okay, fine. अच्छा सर, ये भी हो गया। चलिए अब बताइए मुझे, in this question one more line is there, मतलब we have, हम लोगों ने किसका किसका यूज किया, रेसिस्टेंस ड्रॉप इग्नोर होगा वो लाइन का यूज किया, ठीक है, फील्ड इज अनसैचुरेटेड उसका भी यूज किया, करेक्ट। अब एक और पॉइंट है, विद द सेम लोड करंट, इसका तो यूज किया नहीं, तो विद द सेम लोड करंट का मतलब यहां पे ये है, दैट इज IA1 is equal to IA2. दिस इज द रिलेशन। ओके फाइन, विद द सेम लोड करंट का सिंपल मीनिंग यही है, IA1 इज इक्वल टू IA2, एंड बिकॉज this current is technically flowing when diverter resistance were not there, मान लीजिए ये नहीं था, तो वो पूरा का पूरा करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा था, फील्ड के थ्रू। यस सर। तो कैन आई से that is equal to IF1 not IF2? IF2 के केस में तो diverter resistance is already in the picture, so I cannot write this, but yes I can write like कि okay, पहले केस में जो आर्मेचर करंट था वो IF1 था और वो IA2 के भी बराबर होगा, क्योंकि लोड करंट क्या है, सेम है। ओके फाइन, ये समझ में आ गया, लोड करंट सेम है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दीज टू आर सेम, एंड IA1 is equal to IF1, right? तो all are same, all three are same. कोई प्रॉब्लम नहीं सर, प्लीज पॉज करके आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ओके फाइन। अच्छा, नाउ सी इफ यू हैव रिटन दिस करेक्ट, तो अब कुछ रिलेशंस का हम यूज करेंगे। ओके फाइन, तो रिलेशंस का यूज कैसे करेंगे, तो सर as IA1 is equal to IF1, so IF1 IF2 is equal to 1.3, so from this relation can I write IF1 के जगह क्या मैं IA1 लिख सकता हूं, बिल्कुल, IA1 by IF2। I repeat, इस रिलेशन में what I have done, at the place of IF1 I have written IA1, तो IA1 by IF2 is equal to 1.3। अच्छा सर, ठीक है, लिख दिया। फिर सर, तो फ्रॉम हियर राइट, दिस IA1 इज ऑल्सो इक्वल टू IA2। यस सर, तो क्या IA1 के जगह मैं IA2 भी लिख सकता हूं? हाँ सर, लिख दीजिए। Why I am writing this? Because already in IF2 and IA2 I have one equation. So if suppose another equation we want, so we are writing from here. Okay fine, so IA2 by IF2 आ गया, means there is a relation between these two। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ओके, IA2 by IF2 is equal to 1.3, और यहां पे क्या आ गया, IA2
सो इसमें जरा देखो, IA2 बाय IF2 इसको नीचे ले आएंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? जस्ट नाउ यू कैन राइट डाउन, नो प्रॉब्लम. IA2 बाय IF2 हाउ मच? 1.3 एंड इक्वल टू, राइट, व्हाट इज दैट? दिस बाय RD, क्योंकि ये अगर नीचे आएगा ये उधर जाएगा, राइट? तो RD प्लस 0.05 अपॉन RD. तो इसको सॉल्व कीजिए और RD की वैल्यू आ जाएगी. हाउ मच इट इज? 0.167, 0.167 ohm. So this is your answer. Okay, fine. So please write down. If you are interested, please write down. A good question, right? Simple question which is going to see in this question two three things are there. First of all, here whenever you write like this, you have correct 1 2 3 unknown, so you have to generate a equation in which this ratio we can find. So for this ratio we have to relate some EB and speed and all, right? And just we have to utilize those equation at starting, because IA1 is IF1 and because the load current same, so that is equal to IA2 also, right? So very important question. एक बार और सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है? लिख लो, लिख लिया? ओके फाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राइट? एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग. A 37.3 kilowatt 190 ampere 220 volt DC series motor rotates at 600 RPM at rated load. ठीक है सर. The losses at full load in percentage of motor input are armature copper loss is given, field copper loss, rotational loss. So here point is the losses are given in percentage, right? That is something different, okay? And full load percentage of motor input. So whatever input is taken by the motor, actually this percentage is written with respect to that input. Okay, fine. ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट लगे ना, बिकॉज इन गेट एग्जामिनेशन वेन एवर यू सी समथिंग डिफरेंट, द डेटा इज गिवन इन डिफरेंट मैनर, तो आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगानी पड़ती है. And this rotational loss, everything given. Assume rotational loss to be constant. मतलब whatever rotational loss is given, we have to use the same rotational loss. ठीक है सर. And neglect armature reaction. चलिए वो भी गया. When this motor operates from a 220 volt supply with a current of half the rated value, find the following: the speed and the shaft power output. Assume magnetization curve is linear. तो लीनियर मतलब 5 प्रोपोर्शनल टू IF. अच्छा, एंड स्पीड पूछ रहा है, शाफ्ट पूछ रहा है अगर हाफ लोड पे, करेक्ट लिखा है ना, विच है हाफ ऑफ द रेटेड वैल्यू, करेक्ट? ओके फाइन, वेरी सिंपल. तो पहले हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा? वी नीड टू एक्चुअली कन्वर्ट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल ओम वैल्यू, करेक्ट? क्योंकि शाफ्ट पावर आउटपुट भी कैलकुलेट करना है फाइनली. चलिए कैलकुलेट करते हैं, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन होगा. अच्छा, तो ओके फाइन. तो आई एम राइटिंग हियर ओनली. ओके ओके फाइन. तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इनिशियल करंट, because I have to find the input first of all, because these losses are given in percentage with respect to the input. Acha sir, so that rated current is 190 ampere na, right? So voltage is 220 volt. So what is input? That input power is 220 into 190 and that is equal to 41.8 किलोवाट. ठीक बात है, इतना तो आ जाएगा. हाँ जी सर, बिल्कुल. अब जरा देखते हैं व्हाट इज योर फुल लोड आर्मेचर कॉपर लॉस. तो दैट इज एक्चुअली हाउ मच लिखा है ना इधर, द आर्मेचर कॉपर लॉस इज 3.7%. तो 3.7% मीन्स
0.037 into 41.8 किलोवाट, तो कितना आ जाएगा? हाउ मच इट इज? दैट इज 1337.6 वाट. तो दिस इज योर आर्मेचर कॉपर लॉस. ओके जी. अब आ जाइए सीरीज फील्ड कॉपर लॉस. So one more thing is there. Suppose this is your armature copper loss and current is 190 ampere. So armature resistance we can calculate from here. Suppose we need it, we can utilize later. So what is Ra? This divided by Ia square. Ia is 190 ampere, correct? So here how much we can take it? This divided by 190 का square. तो ये आ जाता है 0.042850. ठीक है, तो आर ए भी कैलकुलेट कर लिया हमने एंड आर्मेचर कॉपर लॉस इन फर्स्ट कंडीशन आल्सो वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा. ओके फाइन. अच्छा सर, नाउ द फील्ड कॉपर लॉस इज 3.2%. तो चलिए जी, व्हाट इज दैट सीरीज स्क्वायर आर सीरीज फील्ड इज इक्वल टू हाउ मच इट इज? 3.2. so 0.032 into 41.8 कितना आ जाएगा ये? That is kilowatt. So okay, this is 1546. Okay. So this is, just make one changes. This is 1546.6 watt, right? And with the help of this resistance will come out to be 0.04285. ठीक है, इसको चेंज कर लेना थोड़ा. अच्छा, अब आ जाइए आई सीरीज फील्ड आर सीरीज इज 0.0 इंटू 41.8 किलोवाट है इंटू 10 टू द पावर 3 कर लीजिए, दैट इज किलोवाट. तो हाउ मच इट इज? 1337.6 वाट. ठीक है, दिस इज योर सीरीज फील्ड. सो फ्रॉम हियर व्हाट इज सीरीज फील्ड रेसिस्टेंस? दैट इज इक्वल टू 1337 डिवाइडेड बाय अगेन 190 का स्क्वायर. सीरीज मोटर है ना, तो सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर बोथ करंट विल बी सेम. यस, सो दिस डिवाइडेड बाय 190 का स्क्वायर, हाउ मच? 0.0371 ohm. So this is your series field from here. So this data is given, actually we can calculate from here what is this. So what is the total resistance in armature and series in if we are going to include both, दोनों को ऐड कर देंगे. अच्छा सर, ठीक है. अब at half of the rated value, correct? So again, what is the current? Half of the rated value. So at half load, correct, the current is 190 divided by 2. So how much it is? 95 ampere. अच्छा sir. Now as EB proportional to phi into N, ये relation तो already we know that, and phi proportional to I series and that is proportional to IA. Yes sir, क्योंकि series motor है, already we know that. Yes sir. So now here at the place of phi we can write IA also. So can I say, आपने कई बार लिखा भी होगा, EB1 by EB2 is equal to that phi 1 by phi 2 को can I write IA1 by IA2 into N1 by N2, right? ये रिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं, क्लास में भी पढ़ते हैं, राइट? नाउ यूज दैट रिलेशन ओवर हियर, करेक्ट? तो कितना हो जाएगा? 220 माइनस V माइनस आई ए इज 190 इंटू आर ए कितना आया था? 0 पॉइंट, हाउ मच इट इज गिवन इंक्लूडिंग ब्रश लॉस? Okay, so actually both the resistance can I write here, this plus this, because drop will be there at two places. So this plus this कितना हो जाएगा? Almost ये आ जाता है 0.08. So directly can I write 0.08 directly? ये किधर से आया, समझ में आया? इन दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड करके ड्रॉप को एक साथ लिख रहा हूं, करेक्ट? नाउ 220 माइनस हाफ ऑफ द करंट कितना है? 95 इंटू 0.08 and that is equal to IA1 by IA2. So that is 190 upon IA2 is 95 into
that N1 600 upon N2, correct? Because at starting it is 600. Okay, fine. So now from this relation we are able to calculate the speed, that is A part. A part आ जाएगा speed, correct? आप लिख लीजिए और बताइए मुझे speed कितना आ रहा है. So that A part means a speed is equal to how much? That speed is, बताओ, 1245, right? That A part is 1245 RPM. Okay, fine. 1245 RPM. So A part is done. Please write down. लिख लीजिए, पॉज करके लिख लो. ओके फाइन. अब आ जाते हैं बी पार्ट, द शाफ्ट पावर आउटपुट. तो नाउ टेल मी, सपोज दिस इज योर मोटर, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सेक्शन at voltage is equal to, मान लीजिए how much, 220 volt the supply it is taking, correct? And this is your developed power, this is your shaft power or net power, right? So what is your shaft power? If I can say here, right, that shaft power output, right, is actually, this is your shaft power, yes. This is your developed power, yes. What is developed power, sir? EBIA. So in between these two, what is there, sir? Rotational loss is there, sir. Okay, fine. Rotational loss is also given 2.8% and it can be treated constant because that is mentioned in the question. So chaliye ji, so what is shaft power, right? That shaft power is, first of all we can calculate EB2 into I2. Yes sir, why not sir? चलिए जी देखते हैं. What is your EB2? Can I write here 22 because in second case they are asking. So sir, that is 212.4 into 95. How much it is? 20.18 kilowatt. So from this power we have to reduce this much power, and that too given in percentage, so we can calculate percentage from here. So what is shaft power? Shaft power is 20.18 into 10 to the power 3 minus, right, that 0 point, how much percentage here, 0.28, right, into that total power was, right, 41.8 kilowatt tha, so we can write like this, correct? So how much it is finally? 19 kilowatt, right? Answer you can also check, no problem. So just EB2 I2 we can calculate because we have calculated I2 also, right? And EB2 V minus IA2 and all the drop. So from that EB2 I2 P developed, we have to reduce the rotational loss, whatever it is given, and because it is given in the percentage, you have to find the value of this percentage value with the total input value what I have calculated, right? ठीक है, ये 0 है, इसको W मत समझ लेना, right? And that is your answer. So again very good question. थोड़ा सा डिफरेंट है, मीन्स क्या होता है, क्वेश्चंस आर नॉट लाइक कि आपको R&D या कुछ ऐसा पूछेगा, बट द पॉइंट इज द डेटा विल बी गिवन, करेक्ट, डिफरेंटली, समथिंग डिफरेंट विल बी देयर, करेक्ट, कुछ अलग दिखेगा आपको, राइट? तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए. प्लीज राइट डाउन दिस, लिख लीजिए. ओके फाइन. राइट, चलिए अब अगेन वन मोर क्वेश्चन. So in this question again, a DC shunt motor takes 50 ampere from 200 volt supply and runs at 1000 RPM when delivering an output of 10 kilowatt. ठीक है जी. The armature resistance is given 0.1 ohm है, misprint है watt. Okay fine. What resistance must be inserted in series with the armature to reduce the speed to 850 RPM? अच्छा, यानी कि आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल में जैसे ही रेसिस्टेंस हम लगाते हैं तो स्पीड कम होता है, करेक्ट? That is why armature resistance control is used for speed control below rated speed generally, right? अच्छा, and field flux
फॉर स्पीड कंट्रोल अबव रेटेड स्पीड। ठीक है जी, ओके, बहुत अच्छा। ठीक है, reduce the speed to this way if the motor is driving. Two cases are there again: a centrifugal pump for which the torque varies as a square of the speed, and again a reciprocating pump for which the torque remains constant. Means two kinds of questions are there, two kinds of loads are there, one where torque proportional to n square and another is when torque is proportional to n to the power 0, means torque remains constant. ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखेंगे, लिख लीजिए पहले। ओके फाइन। अच्छा, शंट मोटर है तो पहली बात बताओ तो फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ जी सर, बिल्कुल रहेगा। तो शंट मोटर में सर फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा जी, अब बिकॉज इन दिस डिस्कशन यू कैन सी हियर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, हियर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 0, मींस दैट इज 1, मींस कांस्टेंट। यहाँ पे टॉर्क क्या है? कांस्टेंट है, राइट? यहाँ पे टॉर्क तो means we have to write again the known torque equation. What is that torque equation? Torque proportional to phi into Ia. Yes sir, phi constant है तो can I write torque proportional to Ia? हाँ जी सर, तो can I write T1 by T2 is equal to Ia1 by Ia2? Yes sir, मान लीजिए equation number 1। and your second equation, suppose a case you are solving, तो तुम्हारा second equation क्या हो जाएगा? T1 by T2 is equal to N1 square by N2 square, equation number 2। अब कुछ रिलेट करेंगे हम इनमें, राइट? मीन्स फ्रॉम 1 and 2 what relation is there? So Ia1 upon Ia2 is equal to N1 square by N2 square। तो फ्रॉम 1 and 2 हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, बट इन दिस पार्ट एज टॉर्क इज कांस्टेंट, राइट? सो व्हाट वी कैन राइट, ओके, what we can write, T1 is equal to T2 in second part because torque remains same. Yes, so can I write here Ia1 is equal to Ia2? Yes sir, so this is the relation in B part। मीन्स दो अलग अलग क्वेश्चन है, बट मैं थोड़ा सोचना आपको सिखा रहा हूं कि ऐसे जो हमें आता है वो लिख लो एंड वट एवर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन वो रिलेशन लिख लो और इनको ट्राई करो फिट करने का जो डेटा दिया गया है इनके टर्म में, राइट? तो क्या पूछ रहा है हमसे बेसिकली, राइट? The armature, what resistances must be inserted in series with the armature? Means V minus Ia into Ra plus R external EB। EB का रिलेशन हमें स्पीड से लगाना है, करेक्ट? एंड wherever it is required we will relate this relation of current with speed also, करेक्ट? तो प्लीज राइट डाउन दिस मच, पहले आप ये लिख लीजिए फिर मैं आगे बताता हूं। ओके फाइन। तो पहले केस में 50 एम्पियर अगर ये ले रहा है करंट, तो बताओ तो EB1 कितना आएगा? EB1 कितना आएगा? सपोज आई वांट टू राइट हियर व्हाट इज EB1। B कितना है? 200 माइनस 50 इंटू दैट आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ना, 0.1, तो हाउ मच इट इज? 195 वोल्ट। तो EB1 तो पता चल गया, बिल्कुल, ओके फाइन। तो अब बताइए, बिकॉज फ्लक्स कांस्टेंट, तो कैन आई राइट EB1 अपॉन EB2 इज इक्वल टू फ्लक्स कांस्टेंट है तो फाई आई एम नॉट राइटिंग, तो डायरेक्टली आई कैन राइट N1 बाय N2। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस देखो, एक तो ये रिलेशन है Ia1 Ia2 में एन स्पीड का, और एक इधर आ जाएगा बिकॉज EB कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ V एंड Ia। व्हाट इज V एंड Ia? यहीं पे लिख दूं क्या? तो दैट इज V, EB कितना है? V दैट इज 200 माइनस Ia1 into 0.1 divided by 200 minus, correct, Ia2 into 0.1 plus R external। ठीक है, क्लियर है? ओके फाइन, ये 0.1 प्लस R एक्सटर्नल है, या फिर आप एक बार लिखिए, मैं हटा करके फिर लिखता हूं। ठीक है, तो अब बताओ, इधर इट इज गिवन ना हियर
N1 N2 रेशियो इट इज गिवन 1000 RPM, N2 इज कितना कम करना है 850. तो फ्रॉम दिस रिलेशन सी अगेन राइट वी कैन रिलेट द थिंग्स. IA1 ऑलरेडी गिवन राइट, IA2 उस रिलेशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. चलो पहले आप लिखो. ओके फाइन लिख लिया. चलो अब देखते हैं. सी अब ए पार्ट पहले मैं सॉल्व कर दूं राइट. ए पार्ट सॉल्व कर देता हूं, बाकी चीज तो आपको आइडिया लग गया होगा. ओके फाइन. सो व्हाट इज IA2 फर्स्ट ऑफ ऑल. IA2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 का स्क्वायर इंटू IA1 राइट. सो हाउ मच इट इज 850 बाई 1000 का स्क्वायर इंटू 50. हाउ मच इट इज 36.13 एम्पियर. चलिए जी ये IA2 करंट आ गया. ओके फाइन. अब अगर हम EB2 निकालें करेक्ट, तो EB प्रोपोर्शनल टू N, तो हाउ मच इट इज व्हाट इज EB2. तो EB2 इज इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू EB1 राइट. तो कितना आ जाएगा 850 अपॉन 1000 इंटू 195. हाउ मच इट इज 165.75 वोल्ट. सिंपल राइट. और EB2 होता क्या है, तो V माइनस IA इंटू R A प्लस R एक्सटर्नल राइट. तो बस यहां से हम लोग लिखेंगे 165.75 इज इक्वल टू V इज हाउ मच 200 माइनस व्हाट इज योर IA 2 that is 36.13 into 0.1 plus R external. So from this relation we can find our R external और R external कितना हो जाएगा 0.848 ओम. ठीक है. तो दिस इज योर A पार्ट. A पार्ट हो गया. अब B पार्ट में चलेंगे. पहले ये लिख लो प्लीज राइट डाउन. ओके फाइन. अब आ जाइए बी पार्ट. तो इन बी पार्ट राइट टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट. तो T1 T2 सेम है, तो IA1 इज इक्वल टू IA2 अभी हमने देखा था दैट इज 50 एम्पियर. नाउ अगेन टेल मी व्हाट इज EB2 हियर. तो कितना हो जाएगा 850 बाई 1000 इंटू 195. तो दैट इज इक्वल टू 165.75 वोल्ट. हाँ जी सर. So now what is EB2? Again EB2 आ गया ना, तो V minus means how much 200 minus 50 into 0.1 plus R external and that is equal to 165.75 volt. So from here what is R external, that is equal to 0.585 ohm. तो ऐसे भी निकल जाता है, बहुत ही सिंपल है. इवन टेस्ट सीरीज में भी आपने इस तरह के क्वेश्चंस करे होंगे राइट. चलो लिख लीजिए. ओके फाइन. ठीक है. अब हम लोग चलेंगे सिंक्रोनस मशीन में राइट. ओके चलिए. तो सिंक्रोनस मशीन में सी whatever question I have selected right is basically one is related to EMF equation that KC KD पूरा ही आपको यूज आ जाएगा, प्लस थर्ड हार्मोनिक EMF एंड व्हाट इज यूज ऑफ दैट, वो सारा चीज इस क्वेश्चन में आपको डिस्कस हो जाएगा. एंड in the remaining question application part I have chosen कि suppose active power remains same, excitation increases, sometimes excitation constant, active power, like that I have chosen. But those questions are there basically the question in which something different data is given from the classroom question. Correct? तो जरा देखते हैं. चलिए क्वेश्चन तो पहले लिख लो सब लोग फटाफट. प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चंस. कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF पर फेज 10 पोल, सब दिया हुआ है राइट. पर स्लॉट इन टू लेयर्स, यानी डबल लेयर वाइंडिंग है. कॉइल स्पैन भी गिवन है. Flux per pole has a fundamental component of this much and a third harmonic component of this much of the fundamental. What is the value of line to line EMF? यानी कि फंडामेंटल भी है, लाइन EMF भी है, और हमें फंडामेंटल भी है, थर्ड हार्मोनिक EMF भी है. देन दे आर आस्किंग करेक्ट फ्लक्स फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ है ना थर्ड हार्मोनिक,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइन टू लाइन ईएमएफ, यानी कि लाइन वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होगा और आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज वैल्यू कितनी होगी। टू क्वेश्चंस आर देयर, राइट। दो चीजें हैं इसमें। तो चलो जी बताओ, आप लोग भी कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितना आ रहा है, राइट। तो सी, अगर इस क्वेश्चन में हम चलते हैं, ओके चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइव वन इज गिवन, यहां लिख देता हूं, फाइव वन इज गिवन हाउ मच, 0.12 वेबर ना। तो व्हाट इज योर फाइव थ्री, 20% ऑफ इट मीन्स 0.20 इंटू 0.12 कितना हो जाएगा, यानी कि 24 मिली वेबर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे ये तो, बिकॉज 20% ऑफ द फंडामेंटल। ठीक है, अब ये बताओ एम कितना है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज इज गिवन ना, स्लॉट्स पर पोल पर फेज कितना, 2 इज गिवन। अच्छा सर, देन नंबर ऑफ फेज 3 है, 3 फेज मशीन है, करेक्ट, लिखा है 3 फेज मशीन। अच्छा सर, तो स्लॉट पर पोल कितने हो जाएंगे फिर। अच्छा सर, तो स्लॉट्स पर पोल पर फेज अगर 2 है तो स्लॉट्स पर पोल 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गए। अच्छा, और स्लॉट्स कितने हो जाएंगे फिर, तो स्लॉट्स पर पोल अगर 6 है और पोल कितने हैं 10, तो 6 इंटू 10 तो कितने हो गए 60 हो गए। तो ये सब वैल्यू हमने जो डेटा दिया था वहां से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा सर, ठीक है, और नंबर ऑफ पोल फ्रीक्वेंसी कितना है, दैट इज 50 हर्ट्ज, इट इज गिवन। ओके फाइन। अच्छा, अब चलते हैं जरा फंडामेंटल की, जब तक हम बात करेंगे तो वही केस, पहले केसी केडी कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी सर, तो व्हाट इज सपोज KP1 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 सर, तो कॉस ऑफ कितना है स्क्वायर स्पैन 150 डिग्री, सो व्हाट इज अल्फा, तो सर 180 डिग्री माइनस स्क्वायर स्पैन इज इक्वल टू अल्फा, तो यानी 30 डिग्री। हाँ सर, 30 डिग्री बाई 2 कर दीजिए, तो कॉस 15 डिग्री कितना हो गया, दैट कॉस 15 डिग्री इज 0.966, करेक्ट। नाउ कम टू KD1, okay, sine of m beta by 2, m is how much 2 ना, 2 into that beta you can calculate, beta भी calculate करो तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय स्लॉट पर पोल, स्लॉट पर पोल इज 6, कितना आया 30 डिग्री सर। अच्छा जी, तो कैन आई राइट m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2, बिल्कुल, तो हाउ मच इट इज 0.966, राइट। KCKD हो गया। अच्छा, और KPKD हो गया। नाउ कम टू वाइंडिंग फैक्टर ऑफ फंडामेंटल, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.966 का स्क्वायर, दोनों सेम है ना, तो हाउ मच इट इज 0.933, right? Okay, now this is the point. Now come to number of turns per phase. So for that you need to calculate conductors, because here it is given that, right, with 2 slots per pole per phase and 4 conductors per slot. Yeah, this is 4. Where are 4? ठीक है, 4 कंडक्टर्स पर स्लॉट। तो चलिए, तो मुझे ये बताइए टोटल स्लॉट 60 है एंड 4 कंडक्टर्स पर स्लॉट है, तो टोटल कंडक्टर्स कितने हो जाएंगे सर 60 इंटू 4, तो टोटल टर्न कितने हो जाएंगे 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज टर्न इज इक्वल टू कंडक्टर बाई 2, ऑलरेडी यू नो दैट, यस सर। तो टर्न्स पर फेज कितने हो जाएंगे, तो सर 60 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 3 पर फेज के लिए, तो हाउ मच इट इज, कितना आ रहा है ये आ जाएगा 40 सर। चलिए जी, ये भी आ गया, राइट। तो पहले फंडामेंटल ईएमएफ की बात करें, फंडामेंटल ईएमएफ पर फेज 4.44 इंटू 50 इंटू दैट फ्लक्स इज 0.12 इंटू, राइट, फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्लक्स हो गया, दैट वाइंडिंग फैक्टर हो गया, टर्न्स पर फेज इज 40 इंटू वाइंडिंग फैक्टर इज हाउ मच, दैट इज 0.933, तो कितना आ रहा है ये, दैट इज 994 वोल्ट। ठीक है, ये तो हो गया फंडामेंटल का कहानी। हाँ जी सर, अब आ जाओ थर्ड हार्मोनिक में, तो KP3 कैसे निकालोगे, कॉस ऑफ
n अल्फा बाई 2 यानी 3 इंटू 30/2 90/2 यानी cos 45 करेक्ट 1/√2 राइट वैसे ही तो यहां लिख दो KP3 तो cos ऑफ n अल्फा बाई 2 लिखना cos ऑफ 3 इंटू 30/2 कितना आ रहा है दैट इज 0.707 सिमिलरली व्हाट इज KD3 तो साइन ऑफ m इंटू एन बीटा बाई 2 अपॉन m इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 यानी एंगल में मल्टीप्लाई होता है वो जो हार्मोनिक होते हैं ठीक है बताया था एंगल बढ़ा देते हैं सब क्लास में बता रखा हूं ठीक है चलो तो अब हाउ मच KD3 तो ये भी 0.707 कुछ ऐसा ही आया तो वाइंडिंग फैक्टर कितना होगा थर्ड हार्मोनिक का वाइंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू 0.707 का स्क्वायर सो हाउ मच इट इज 0.5 राइट यस सर बिल्कुल तो चलो अब ई फेज पर फेज थर्ड हार्मोनिक बताओ कितना आएगा तो 4.44 सब ठीक ही रहता है हाँ जी सर फ्रीक्वेंसी भी 3 टाइम्स हो जाएगा NF हो जाता है तो यानी कि आई एम राइटिंग हियर 3 इंटू 50 अच्छा सर इंटू आपका वाइंडिंग फैक्टर है टर्न्स पर फेस दैट इज सेम हाँ जी सर तो दैट इज 40 इंटू फ्लक्स इज फॉर थर्ड हार्मोनिक इट इज 24 मिलीवेबर तो कैन आई राइट 0.024 हाँ जी सर बिल्कुल एंड इट इज right that winding factor is 0.5 so how much it is that third harmonic phase voltage is 319.7 volt so phase voltage per phase fundamental और third harmonic we have calculated ठीक है चलो इतना लिखो पहले फटाफट पॉज करके लिख लीजिए ओके फाइन यस सर आगे बढ़ू हाँ जी सर अब मुझे आप ये बताओ कि अगर यू नो सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर फेज वोल्टेज फंडामेंटल भी आपको पता है हाँ जी सर पर फेज वोल्टेज थर्ड हार्मोनिक भी पता है बिकॉज ट्रिप्लेन हार्मोनिक यानी कि थर्ड हार्मोनिक कहाँ पे होते हैं फेज में होते हैं बट लाइन में नहीं जाते बताया था ना चाहे वो स्टार हो या डेल्टा हो राइट ओके सर तो नाउ if I would ask you what is the phase RMS value phase voltage RMS तो क्या करोगे सर अंडर रूट फंडामेंटल का स्क्वायर प्लस थर्ड हार्मोनिक का स्क्वायर राइट सो हाउ मच इट इज whatever we have calculated ले लोगे दोनों का स्क्वायर हाँ जी तो कितना आ रहा है 1044 वोल्ट सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर RMS वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड EMF पर फेज ये आया 1044 ठीक है हाँ जी सर नाउ कम टू द पॉइंट है ना what is the value of line to line EMF because in line EMF थर्ड हार्मोनिक ट्रिपल एन हार्मोनिक करेक्ट अपीयर नहीं होंगे तो लाइन टू लाइन EMF में करेक्ट लाइन टू लाइन EMF में जैसे आप लिखते हो करेक्ट √3 इंटू लेकिन यहां पे फंडामेंटल ही लिखना करेक्ट दैट इज द पॉइंट तो √3 इंटू फंडामेंटल वैल्यू जो भी था कितना था 994 तो हाउ मच इट इज कैलकुलेशन चेक आप भी कर सकते हैं ठीक है 0.7 तो दिस इज योर अगेन सेकेंड पार्ट आंसर राइट तो ये थोड़ा सा एक और पॉइंट था जो आप दिमाग में रख सकते हैं ठीक है 1 सेकेंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल राइट ओके तो नाउ सी that SCR right the field flux that ratio okay fine yes sir so see the following data are taken from OCSC characteristics of a 40 kVA 230 volt दिया हुआ है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से VOC 230 वोल्ट लिया है दैट इज द रेटेड वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट इज 2.5 ठीक है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से टू वैल्यूज आर देयर राइट और 100 एम्पियर 2 एम्पियर फील्ड करंट पे है 130 एम्पियर 2.5 एम्पियर पे है दैट इज गिवन अच्छा तो जब इसमें आप वोल्टेज और पावर लेकर के इसका रेटेड वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक इसका जो रेटेड वैल्यू आएगा ना वो आएगा 100 ठीक है तो यानी कि दिस इज द रेटेड वैल्यू 100 एम्पियर कैलकुलेट कर लोगे ना पावर इज इक्वल टू √3 VL करके
अच्छा, तो 100 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली आता है रेटेड वैल्यू, मींस एट रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट व्हाट इज द फील्ड करंट 2 एम्पियर, बट the field current at which the rated voltage is there, that is this value, and at this value the the short circuit current is 130 ampere. ठीक बात है, हाँ जी सर. Air gap line. So again, air gap line characteristics is also given. IF is equal to 2 ampere line to line voltage. That at this field current the voltage is given at 210 volt. ठीक. So determine unsaturated reactance. Correct, in ohm and in per phase in per unit. The adjusted synchronous reactance, that is your correct. अच्छा. Then ohm per unit में, और फिर also find the short circuit characteristics of the alternator. Armature effective resistance is also given 0.075 ohm. ठीक है, तो इसमें सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, राइट. तो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन. इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. ठीक है, चलो. अब बहुत ही ये दीज आर द क्वेश्चन, करेक्ट, वेरी वेरी सिंपल. ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, करेक्ट, बहुत ही आसान होता है, करेक्ट. चलिए सर, तो पहले बताओ, पहला पार्ट, ए पार्ट का देखते हैं आंसर. What is the unsaturated synchronous reactance? तो unsaturated synchronous reactance मतलब you have to follow basically the air gap line. ये air gap line, because in class also I have explained you, if you can remember, at a starting the OCC follows air gap line, but later it becomes saturated. So this air gap line or actual air gap line, correct, is used for to calculate the unsaturated reactance. तो सर कौन सा वैल्यू सर? सो वट एवर वैल्यू इज गिवन, बिकॉज दिस इज लीनियर ना, राइट. सो नो मैटर कहां पे कैलकुलेट करना है, कहीं भी ले लो, कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्ट सर्किट करंट ले लेना. ठीक है सर, तो यानी कि एयर गैप लाइन वोल्टेज 210 दिया है सर. हाँ, तो ए पार्ट का क्या पूछ रहा है? जेड एस अनसेचुरेटेड. तो जेड एस अनसेचुरेटेड क्या होगा बताइए. तो सर वोल्टेज ले लीजिए सर 210 सर, करेक्ट, और स्टार कनेक्टेड है ना. हाँ जी सर, तो बाई √3 करना नहीं भूलना, बाई √3 डिवाइडेड बाय, तो टेल मी दिस इज एट 2 एम्पियर, राइट. तो अगेन एट 2 एम्पियर फील्ड करंट यू हैव टू टेक द शॉर्ट सर्किट करंट. तो 2 एम्पियर पे कितना है? 100. तो ठीक है सर, 100 ले लेते हैं सर, correct, because same field current, whatever field current is given na, at same field current you have to take both the value while implementing Ohm's law, correct. अच्छा सर, तो कितना हो जाता है ये? 1.212 ohm, correct. तो XS unsaturated कितना होगा? because in this question they are asking unsaturated reactance. तो सर अंडर रूट 1.212 का स्क्वायर माइनस योर 0.075 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? हाउ मच इट इज? 1.21 ओम. ठीक है, अच्छा सर, तो ये आ गया. अब ये तो ओम में आया, बट दे आर आस्किंग कि नहीं मुझे पर यूनिट में भी बताओ. नो प्रॉब्लम, ठीक है. यू नो व्हाट इज द बेस वैल्यू? जेड बेस. सर जेड बेस इज इक्वल टू, करेक्ट, ई स्क्वायर बाय KV स्क्वायर बाय MVA, या फिर V स्क्वायर बाय VA, राइट. तो V स्क्वायर बाय VA कर दो, 230 स्क्वायर अपॉन व्हाट इज VA, टोटल पावर 40 kV है ना, तो 40 इंटू 10⁻³ कितना आ रहा है? दैट इज 1.3225 ओम. दिस इज जेड बेस. तो व्हाट इज एक्सेस अनसेचुरेटेड इन पर यूनिट? तो सर दैट इज 1.21 डिवाइडेड बाय 1.3225. हाउ मच इट इज? कितना आ रहा है? तो सर दैट इज 0.915 पर यूनिट सर. तो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट. ठीक है, डन है, बिकॉज वी हैव टू सिंपली फॉलो द एयर गैप, एक्चुअल एयर गैप लाइन इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड वैल्यू. ठीक है, क्लियर है. अच्छा, now come to the adjusted synchronous reactance. Adjusted synchronous reactance means modified air gap line, या यूं कहें तो OCC कर, करेक्ट. ठीक है जी, चलते हैं. पहले आप ये लिख लीजिए प्लीज, प्लीज राइट डाउन. ठीक है, लिख लिया? पॉज करके लिख लो. नाउ कम टू द
सेकेंड पार्ट, द एडजस्टेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस इन ओम पर फेज। तो चलिए जी, एडजस्टेड, तो व्हाट इज जेड एस एडजस्टेड, ये बी पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व, करेक्ट। जेड एस एडजस्टेड, तो सर VOC rated, right? If it is given rated value, then you have to take that value only, correct? Otherwise, sometimes in test series you may see na, sometimes they will not give you rated value, but they will give you some different value, but on OCC, then you have to consider that value only, because OCC is not linear. That is why you cannot apply that linear relation, correct? So whatever value is given on OCC, you have to take those value and corresponding short circuit current, ठीक है, करेक्ट। बट वो ओसीसी का पॉइंट होगा और स्पेशली सेचुरेटेड रीजन का, ठीक है। चलिए सर, तो 230/√3, बट ये कौन से फील्ड करंट पे है, 2.5 एम्पियर पे सर। 2.5 एम्पियर पे शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, 130 एम्पियर सर। तो कैन आई राइट 130 हियर, राइट, मींस रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय द शॉर्ट सर्किट करंट एट द सेम फील्ड करंट, ठीक है। 2.5 एम्पियर पे था, 2.5 एम्पियर पे ही लेना है, ठीक है सर। चलिए जी, तो हाउ मच इट इज, 1.0215 ohm. Now what is excess adjusted? That excess adjusted is equal to 1.0215 का स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर 0.075 का स्क्वायर। हाउ मच इट इज, 1.019 ohm, ठीक है। Then what is your excess adjusted in per unit? Okay sir, that is also not an issue, divided by base value, 1.019 divided by what is the base value, 1.3227, how much, 0.77 पर यूनिट में ये आ गया, ठीक है। तो बी पार्ट भी समझ में आ गया होगा। नाउ इन सी पार्ट, और मान लीजिए आगे सी पार्ट नहीं है, सीधे बोल रहा है, सी पार्ट नहीं है, सीधे शॉर्ट सर्किट रेशियो पूछ रहा है। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट रेशियो? शॉर्ट सर्किट रेशियो इज द रेशियो ऑफ फील्ड करंट एट रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फील्ड करंट एट रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। अच्छा, तो फील्ड करंट एट रेटेड वोल्टेज कितना है, 2.5 डिवाइडेड बाय, राइट, द फील्ड करंट एट रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, रेटेड कितना बताया था मैंने आपको, कैलकुलेट करके आ जाएगा, देख लेना, रेटेड 100 एम्पियर के आसपास आएगा, यानी कि 2 एम्पियर, राइट। तो बाई 2 कितना आया, दैट इज 1.25। नाउ टेल मी, दिस शॉर्ट सर्किट रेशियो इज 1.25, हो गया अपना, सॉल्व हो गया। बट नाउ टेल मी वन थिंग, इफ द शॉर्ट सर्किट रेशियो इज मोर देन 1, टेल मी कौन सा मशीन है ये, विच मशीन इज दिस, वेयर इट इज सिलिंड्रिकल रोटर मशीन और सैलिएंट पोल मशीन, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, बताना मुझे ये कौन सा मशीन है, राइट, बता रखा है आपको, ओके फाइन, बिकॉज दिस IF1 IF2 रेशियो इज ग्रेटर देन 1, 1.25 आया है, ठीक है, तो बताना, पहले आप इसको लिख लो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस इंपेडेंस ऑफ दिस मच, it delivers 400 एम्पियर एट यूनिट पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर है, चलो ठीक है, 211 kV बस बार। इफ द स्टीम सप्लाई इज अनचेंज्ड, स्टीम सप्लाई अनचेंज्ड का मतलब एक्टिव पावर सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्टिव पावर कहां से आ रहा है, स्टीम सप्लाई से आ रहा है, राइट, बताया था ना, हाँ जी सर। डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन एक्साइटेशन टू मेक द पावर फैक्टर एज 0.8 लैगिंग, करेक्ट। तो पूछ रहा है एक्साइटेशन में, करेक्ट, कितना चेंज करें कि पावर फैक्टर कितना हो जाए, 0.8 हो जाए। पहले कितना था, यूनिटी था, और स्ट्रे पावर लॉस को कांस्टेंट बोला है ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे मैंने क्लास में भी आपको ये सब कराए हैं, बट थोड़ा सा डेटा आपको अलग दिखेगा। हियर सी रेसिस्टेंस इज ऑल्सो देयर, तो अब यहां पे कैसे सोचेंगे, दैट इज द पॉइंट, बट कॉन्सेप्ट वही रहता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, राइट। जैसे सपोज पहले केस में लेते हैं, फर्स्ट केस में व्हेन इट वाज रनिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर, तो बताओ तो क्या लिखोगे, तो EF1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू वोल्टेज इज हाउ मच, 11 kV, 11,000/√3 कर दें, यस, कितना आ रहा है ये, 6351 एंगल 0 प्लस IA1 एंगल 0
इंटू 0.4 प्लस J6, ठीक है। करंट निकाल करके रख दोगे इधर, करेक्ट, वहां से आ जाएगा एट यूनिटी पावर फैक्टर, राइट। 400 एम्पियर इज गिवन है, 400 लिख देना इसमें। तो हाउ मच इट इज 6939.245 20.234 डिग्री। सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन है कि जब ये यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा था। इनफैक्ट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू अप्लाई दिस इक्वेशन, यू कैन अप्लाई दोज अंडर रूट v cos 5 प्लस आई ए आर ए स्क्वायर प्लस v sin 5 प्लस आई ए एक्स एस स्क्वायर, बताया था। अच्छा, तो ये पार्ट हो गया, ओके फाइन। अब बताओ, बोल रहा है स्टीम सप्लाई अनचेंज्ड है। स्टीम सप्लाई अनचेंज्ड का मतलब ये हुआ कि वट एवर मैकेनिकल इनपुट इज कमिंग दैट इज कांस्टेंट। अब मैकेनिकल इनपुट जो आ रहा है ना, करेक्ट, वो मैकेनिकल इनपुट कैसे आ रहा है या क्या है बेसिकली, तो यानी कैन आई राइट एक्टिव पावर, आई एम डिनोटिंग विथ P इनपुट 1 इज इक्वल टू P इनपुट 2। हाँ सर, व्हाई नॉट सर, ठीक है। तो P इनपुट 1 बताओ क्या हो जाएगा, बिकॉज वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, दीज थिंग्स आर गिवन। अच्छा सर, तो लिख दीजिए 3 इंटू 3 वैसे कैंसिल ही हो जाएगा, 3 जोड़ो हटाओ, मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है, दोनों तरफ 3 कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई राइट V IA1 cos ऑफ phi 1 प्लस IA1 स्क्वायर RA इज इक्वल टू V IA2 cos phi 2 plus IA2 square into RA, because RA is also there ना, that is why I am considering this loss also। ठीक सर, बिल्कुल लिख सकते हैं V, करेक्ट, क्लियर है, हाँ जी सर। अब ये वैल्यू यहां पे रख दोगे, सबकी वैल्यू, हाँ सर लिख देंगे, करेक्ट। तो इधर रखने के बाद टेल मी, सारा वैल्यू जब रख दोगे ना, IA2 में एक क्वाड्रेटिक आएगा, बिकॉज cos phi 2 यू नो ना कितना, 0.8, राइट, RA 0.4, V गिवन है, सब रख दोगे इधर, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। IA1 भी गिवन है, cos phi 1 यूनिटी पावर फैक्टर गिवन है, RA गिवन है, V गिवन है, दैट इज ओके। ओनली यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ IA2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज एक निगेटिव में ह्यूज वैल्यू आएगा, उसको इग्नोर कर देना, देन दिस इज 493 पॉइंट इतना 4 एम्पियर, निगेटिव वाले ह्यूज वैल्यू को इग्नोर कर देना। सो दिस इज आफ्टर सॉल्विंग क्वाड्रेटिंग यू विल गेट दिस, ओके। तो ये आ गया, तो अब कैलकुलेट कर लो, व्हाट इज EF2 डेल्टा 2, दैट इज इक्वल टू अगेन द वोल्टेज, दैट इज कितना आया था वोल्टेज, 6351 एंगल 0 प्लस 493.4 एंगल 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है ना, तो माइनस 36.86 इंटू योर व्हाट इज योर जेड, ये दिया हुआ है, तो या तो 0.4 प्लस J6 लिख लो या जेड एंगल थीटा लिख लो, नो प्रॉब्लम। तो 0.4 प्लस J6, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हाउ मच वी आर गोइंग टू गेट, 8585.2 एंगल 15.19 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज योर न्यू एक्साइटेशन। तो EF1 ये था, EF2 ये है, तो व्हाट इज द चेंज और परसेंटेज चेंज, क्या पूछ रहा है, एक्साइटेशन है ना, वो डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन एक्साइटेशन। तो व्हाट इज चेंज, दिस माइनस दिस, करेक्ट, डिवाइडेड बाय द प्रीवियस वन। चलो पहले इसको लिखो आप, राइट डाउन दिस, okay fine। so now the percentage change they are asking, so percentage change in excitation is equal to EF2 minus EF1 upon EF1 into 100। तो EF2 कितना है, that is 8585.2 minus 6939.25 divided by 6939.25 into 100। So how much percentage, 23.75%, that is your answer, लिख लो। okay, now come to the next question, a 3-phase, right, 5 kVA 220 volt 58 star connected alternating negligible armature resistance and a synchronous reactance of 10 ohm per phase, ठीक है। synchronous reactance is given, resistance नहीं दिया है, ठीक है, and is operated in parallel with a 3-phase 220 volt 50 hertz supply, okay fine, right।
ठीक है। The machine is delivering rated kVA at 0.8 lagging power factor. अच्छा जी, if now the field excitation is increased by 20%. अच्छा चलो बढ़ा दिया, विदाउट चेंजिंग द प्राइम मूवर पावर. अगेन प्राइम मूवर पावर को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फील्ड एक्साइटेशन को चेंज कर रहे हैं, राइट? अच्छा, फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर. तो करंट और पावर फैक्टर बताइए. एट व्हाट पावर आउटपुट वुड द अल्टरनेटर ब्रेक फ्रॉम सिंक्रोनिज्म. अब उसी में दूसरा पार्ट भी है कि कौन सी वैल्यू पे ब्रेक फ्रॉम सिंक्रोनिज्म. ब्रेक फ्रॉम सिंक्रोनिज्म मतलब मैक्सिमम पावर तक जाएगा ना, उसके बाद ब्रेक होता है, यानी डेल्टा 90 हो जाएगा. ठीक है. Alternator break from synchronism with the new value of excitation, and what are the corresponding values of armature current and power factor. और वो armature current और power factor की कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है, जब वो ब्रेक करता है उस पॉइंट पे. ठीक है, ओके फाइन. चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. चलो यहां पे सॉल्व करता हूं. ठीक है, इसको इग्नोर करना, यहां पे सॉल्व कर देता हूं उस क्वेश्चन को. तो लिख लिया होगा ना सबने, राइट? तो देखो, ईच एंड एवरी वैल्यू इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, पहला कंडीशन देखते हैं. व्हाट इज योर करंट IA1. तो करंट इज हाउ मच इट वाज 5000 by 3 into 127. How much? 13.12 ampere. Then can I write EF1 delta 1 is equal to V plus JIXS, right? So 127 angle 0 plus 13.12 into 10 angle 90 minus 36.87, राइट? डायरेक्ट एंगल माइनस कर दिया, ये 90 है ना, जे का 90 लेकर के. तो हाउ मच इट इज? 231 एंगल 27.03 डिग्री वोल्ट. तो ये हमारा EF1 डेल्टा 1 आ गया. नाउ टेल मी व्हाट इज द पावर, राइट, generated, what you can say, or developed, right? So that is equal to 3VIA1 into cos phi 1, right? So how much it is? 3 into 127 into IA1 is 13.12 and cos phi 1, correct, 0.8 दिया हुआ है. तो how much it is? 4 kilowatt, right? Then what is EF2? EF2, it is given in the question, it is increased by 20%, right? So 1.2 into 231, so how much it is? 277.2 volt. तो अब यहां से we know that, है ना, EF1 sin delta 1 is equal to EF2 sin delta 2, क्योंकि एक्टिव पावर कांस्टेंट है, राइट? तो कैन आई से फ्रॉम हियर व्हाट इज P developed in terms of that, है ना, VEF2 sin delta 2 by XS, right? So from here what is your sin delta 2? So sin delta 2 is equal to that P developed already will be same 4 kilowatt. तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं. 105.6 into 10 to the power 3, फाइनली कितना आएगा? 0.379. So this is sin delta 2. So from here what is delta 2? Delta 2 is equal to 22.26 डिग्री. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया आपका. तो जब डेल्टा 2 आ गया, सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द करंट. चलो इसको लिख लो पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन. ओके फाइन. अब डेल्टा 2 आ गया, तो व्हाट इज करंट? तो सर करंट इज नथिंग बट दैट EF minus V by JXS. कितना आ रहा है ये? हाउ मच? 16.676 angle minus 50.97. So here current is 16.676 और पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? cos of 50.97 माइनस आया तो लैगिंग. ये भी आंसर आ गया. हाँ जी सर, 0.63 आता है वो. अच्छा, अब दूसरे पार्ट में कह रहा है जब ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक मतलब मैक्सिमम पावर.
तो डेल्टा कितना हो जाएगा 90 डिग्री और पी मैक्स, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 127 इंटू 277.2 डिवाइडेड बाय 10, हाउ मच 10.56 किलोवाट। तो ये पार्ट तो हो गया पावर, हाँ जी सर। अब करंट, तो अगेन डेल्टा 90 लेना है। अच्छा सर, तो व्हाट इज करंट, मान लीजिए IA2 माइनस φ2 लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा दैट 277, because we are not going to change excitation, only delta is changing, that is 90 degree, minus 127 angle 0 divided by 10 angle 90. So how much it is? 30.49 angle 24.615 डिग्री एम्पियर। तो करंट ये हो गया और उसका एंगल ये हो गया, पावर फैक्टर वहां से निकल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव एंगल है तो लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, राइट। वैसे भी डेल्टा 90 में वो लीडिंग साइड ही चला जाता है, फेजर में भी आप जानते हैं, बता रखा हूं क्लास में भी, ठीक है। प्लीज राइट डाउन दिस, लिख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ द लेटर क्वेश्चन, करेक्ट। ए सिंक्रोनस जनरेटर विथ ए सिंक्रोनस रिएक्टेंस है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, लिख लेना, रिएक्टेंस ऑफ 1.3 पर यूनिट is connected to an infinite bus, right? Okay, fine. Whose voltage is this much through an equivalent reactance of 0.2 per unit. तो बीच में कुछ ट्रांसमिशन लाइन या कुछ है जिसका रिएक्टेंस 1.2 पर यूनिट है और ये मशीन का रिएक्टेंस है 1.3. The maximum permissible output is 1.2 per unit. Compute the excitation voltage and the power output is gradually reduced to 0.7 per unit with fixed field excitation as in part A. Find the new current, power angle and the power factor. ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड मैंने आपको कहा ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं चीजों को समझने के लिए और हार्डली 2 to 3 लाइन में सॉल्यूशन होता है, तो इसीलिए गेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो अगर अल्टरनेटर और बस बार के बीच में देखें तो 2 रिएक्टेंसेस आर देयर, 1.3 पर यूनिट और 0.2 पर यूनिट, यस और नो। तो दोनों का सम कर देंगे, टोटल रिएक्टेंस आ जाएगा वहां से वहां तक। 1 पर यूनिट बस बार का वोल्टेज है, ईएफ वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम आउटपुट कितना गिवन है 0.12 पर यूनिट। आई होप यू आर राइटिंग, लिख लीजिए पहले। ओके फाइन, चलिए अब लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं, टोटल एक्स कितना हो जाएगा 1.3 प्लस 0.2, 1.5 पर यूनिट, ठीक है। और P मैक्स दिया हुआ है, हाउ मच P, पहले P मैक्स इज इक्वल टू होता क्या है, तो सर EFV बाई एक्सएस साइन डेल्टा, डेल्टा कितना 90 लिख देता हूं, राइट। P मैक्स कितना दे रखा है 1.2 पर यूनिट, तो of course we know that 1.2 is equal to EF into 1 upon what is X 1.5. So from here only we are able to get EF. अच्छा सर कितना, so that EF is 1.8 per unit. ठीक है सर, डन है। ये पार्ट तो तुम्हारा ऐसे ही हो गया, एक्साइटेशन वोल्टेज दैट इज 1.8 पर यूनिट हो गया आंसर। अच्छा, बी पार्ट में द पावर आउटपुट इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू 0.7 पर यूनिट विथ फिक्स्ड फील्ड एक्साइटेशन। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एक्साइटेशन बट वी आर रिड्यूसिंग द पावर, ठीक है। अच्छा सर, चलते हैं आगे। तो यही लिख दूं, दैट पावर आउटपुट इज हाउ मच सर, VEF बाई एक्सएस साइन डेल्टा, कितना कर दिया अब 0.7 कर दिया, राइट। अच्छा, तो फ्रॉम हियर करेक्ट, व्हाट इज साइन डेल्टा, साइन डेल्टा इज इक्वल टू 0.7 इंटू एक्सएस इज गिवन 1.5, तो 0.7 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1.8 V इंटू EF, because we are not going to change the excitation, right? तो यहां से बताइए डेल्टा कितना आ जाएगा, दैट इज 35.7 डिग्री। देखो आप लोगों का यही आ रहा है, तो डेल्टा आ गया, करेक्ट। फाइंड द न्यू करंट, पावर एंगल एंड द पावर फैक्टर। तो डेल्टा आ गया, करेक्ट, पावर एंगल आ गया, पावर एंगल डेल्टा, राइट। तो अब करंट निकाल लो, तो EF माइनस V बाय जे एक्सेस कर देंगे। व्हाट इज करंट, यहां लिख दो,
ये बी पार्ट का करंट यहां लिख रहा हूं, करेक्ट, आई ए, करेक्ट, एंगल -5 वी नीड टू कैलकुलेट. तो व्हाट इज दैट, EF एंगल डेल्टा, EF इज 1.8, राइट, एंगल हाउ मच इट इज 35.7 डिग्री, राइट. जनरेटर है तो डेल्टा पॉजिटिव लेंगे, -1 एंगल 0 डिवाइडेड बाय हाउ मच 1.5, राइट, एंगल 90. तो कितना आ जाएगा ये 0.765 एंगल -23.75 डिग्री, दैट इज इट. ठीक है, तो करंट कितना आ गया 0.765 पर यूनिट में, और पावर फैक्टर पूछेगा तो कॉस ऑफ 23.75, क्योंकि माइनस है तो लैगिंग. ठीक है, कितना आ रहा है ये 0.9153 लैगिंग. बस सिंपल है, लिख लो. ओके फाइन, चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिए. बाकी आप बता ही दिया है, कोई डाउट हो कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट. ये लिख लो, राइट. करेक्ट. So if you have any doubt, you can also ask on WhatsApp, no problem. ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.